हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आज मेरे इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एफएमईए किस तरीके से किया जाता है। तो डायरेक्टली मैं चलता हूँ आपको कि एफएमईए को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको जानते हैं। तो एफएमईए करने के लिए एज ए इनपुट हम पीएफडी का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें एफएमईए करना है तो हमें अपने प्रोसेस फ्लो डायग्राम पता होना चाहिए और हमारे पास होना चाहिए। तो एफएमईए के अंदर में पीएफडी जो हम एज ए इनपुट यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते डायरेक्टली अपने चार्ट पे कि किस तरीके से हम एफएमईए करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने पीएफडी पे। तो पीएफडी में हम जिस तरह से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको ये बनाने के लिए ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखी है। तो पहले जाके इनको बनाना सीखें, उसके बाद आप आकर के यहाँ पे एफएमईए देख सकते हैं नेक्स्ट के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो एग्जांपल को कंसीडर किए हैं कि एक 10 में हमें दिख रहा है कि इनकमिंग ऑफ रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन एंड दूसरा जो है स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इन दोनों प्रोसेस का मैं आपको एफएमईए करके एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि इसे करते कैसे। तो सबसे पहले हम एफएमईए के जो ओवरऑल फॉर्मेट होते हैं उसको समझते हैं कि अगर किसी पार्ट को लेकर के है तो वहाँ पे आपको पार्ट नेम, मॉडल नंबर या डेट वगैरह आपको फिलअप करनी होती है हेडिंग्स में। कोर टीम आपके कौन कौन से हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। कोर टीम्स मतलब इस प्रोसेस में कौन किन मेंबर्स का सपोर्ट है, कौन कौन से मेंबर आपके साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी पड़ेगी, नेम, पोजीशन वगैरह सारी चीज़ें। प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पर आप लिखोगे कि सपोज़ कि किसी कंपनी को दे रहे हो तो उस कंपनी का नाम हो, या किस कंपनी के लिए बना रहे हो उसका नाम हो गया, या फिर किसी डिपार्टमेंट का है तो वो डिपार्टमेंट के HODs वगैरह के नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम यहाँ पे एफएमईए के नंबर, डेट, कब ये फॉर्मेट जनरेट हुआ है उसका डेट, कितने पेजेस ऐड हुए हैं उसमें ये, और कौन इनको बना रहा है, और उसके बाद इसका हमें कौन अप्रूवल दे रहा है, ये सारी डिटेल्स इनके हेडिंग्स में होती है। तो डायरेक्टली हम इसके जो ये कंटेंट है या जो इनकी कंटेक्स्ट है, इस सारे चीज़ को मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है। मैं डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू जाऊंगा कि इसको किस तरीके से रेट करते हैं और आगे हमें क्या चीज़ देखनी होती है इसके अंदर, उनको समझेंगे कि एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो सपोज़ कि यहाँ पर हमने अपने प्रोसेस फ्लो डायग्राम से पीएफडी से ये स्टेज को, इनिशियल स्टेज को उठाया, इनकमिंग रॉ मटेरियल एंड इंस्पेक्शन। सपोज़ कि किसी कंपनी का एक पहला प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में हमारा आने वाला पोटेंशियल फेल्योर मोड कौन कौन से हैं। इसमें फेल्योर मोड्स हमारे आ सकते हैं रॉन्ग मटेरियल, रॉन्ग क्वांटिटी, रॉन्ग पैकिंग, वेट एंड क्वांटिटी। तो या रॉन्ग मटेरियल ग्रेड्स वगैरह इसके अंदर आ सकते हैं। ये फेल्योर मोड्स मुझे पता चल गया इस स्टेज का। अब इसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, किस पे होगा, कस्टमर पे। कस्टमर पे कैसे होगा वो चीज़ मैंने यहाँ पर डिटेल में समझाया कि मटेरियल शॉर्टेज हो सकती है प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन की जो मटेरियल शॉर्टेज होगी और अल्टीमेटली कस्टमर को हार्म करेगी। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ लिखा जा रहा है कि मटेरियल शॉर्टेज हो सकता है प्रोडक्शन के लिए, रॉन्ग मटेरियल यूज हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो हमारा जो पार्ट है वो ख़राब बनेगा, जिससे कि कस्टमर के पास हमारी जो सर्विस है या फिर सप्लाई है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो ये यहाँ पे इसके इफ़ेक्ट होंगे। अब इस इफ़ेक्ट के आधार पर इसका हमने क्या क्या सीवियरिटी रेटिंग दी। ये एक कॉलम होता है जिसमें हम अपने रेट करते हैं सीवियरिटी को, मतलब ये स्टेज हमारे लिए कितना सीवियर है वो हम रेट करेंगे किसके थ्रू, इस रेटिंग चार्ट के थ्रू। इस रेटिंग चार्ट को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंने वहाँ रेटिंग क्यों दी है उसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। अगर जिनको भी डायरेक्टली समझना है कि ये वीडियो कैसे, तो इसके पहले वीडियो को ज़रूर जाके देखें, तब यहाँ पे आकर के इनको समझे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी समझने में। तो मैंने यहाँ पर 8 रेटिंग दी है। तो मेरे रेटिंग देने का कारण क्या है, मुझे लगता है या फिर मुझे जो एनालाइज़ करने के बाद महसूस हुई है यहाँ पे कि ये 8 रेटिंग के लायक यहाँ पर है। तो रेटिंग 8 देने का क्या मतलब है, हमारा यहाँ पे सीवियरिटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली एरिया का प्रोसेस है, और कस्टमर इफ़ेक्ट क्या है उस चीज़ को यहाँ पर समझेंगे। तो 8 देने का मतलब यहाँ क्या बता रहा है क्राइटेरिया में कि 100% जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या हो सकता है, स्क्रैप हो सकता है, जिससे हमारी लाइन जो है वो रुक सकती है, और प्राइमरी फंक्शन जो है कस्टमर एंड पे वो ज़्यादा उसको इम्पैक्ट करेगा। मतलब हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो वहाँ पे जो पे कस्टमर के यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसके जो प्राइमरी फंक्शन है उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको रेटिंग 8 दी है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमने इसको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, मतलब एक क्लासिफिकेशन दिया है।
अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? क्लासिफिकेशन का सिंपली मतलब है कि कोई ऐसा कॉलम जो यूज़ हो रहा है जहाँ पर हाई प्रायोरिटी फेल्योर मोड्स और उसके जो कारण हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि एज ए रिजल्ट जो होगा इस एनालिसिस में टीम जो है वो इन्फॉर्म करेगी कि हमारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसको आइडेंटिफाई करेगी। कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो प्रोसेस है कस्टमर के लिए अगर वेरी वेरी क्रिटिकल है या हायर प्रायोरिटी पे रखा गया है कि इससे अगर कुछ फेल्यूर हुआ तो हमारा प्रोडक्ट जो है वहाँ पे फाइनली बहुत ही डैमेज हो सकता है और बहुत ही इम्पैक्टफुल हो सकता है कस्टमर एंड पे। तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पर उसको क्लासीफाई किया है और इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। और क्लासीफाई करने के लिए कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग या फिर एज ए कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं और प्रायोरिटी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे में शो किया। तो उसके बाद हम करेंगे कि अगला चलते हैं। इसके अंदर हमें क्या देखना होता है कि कॉजेज़ क्या हैं फेल्यूर की, फेल्यूर होने के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोसेस है वो फेल क्यों हो रहा है। तो फेल्यूर होने का हो सकता है कि हमारी जो सप्लाई मिल रही है पीछे से वो गलत मटेरियल का ही मिल रहा है या गलत ग्रेड का ही सप्लाई मिल रही है मुझे। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये अगर मुझे पता चलता है कि ये मेरा कॉज है तो इस कॉज के अकॉर्डिंग हमने इसके प्रिवेंशन के लिए क्या तैयारी की है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए मैंने यहाँ पे तैयारी किया है कंट्रोल प्रिवेंशन में कि वेरिफिकेशन करेंगे रॉ मटेरियल को एज ए मटेरियल टेस्ट और उसका सर्टिफिकेशन के थ्रू बाय वेट और बाय क्वांटिटी के थ्रू हम वहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिवेंशन की तैयारी की और अब ये प्रिवेंशन हमारा किस तरीके का है उसको हम रेट करेंगे। उसको रेट करेंगे हम कहाँ पे? अकरेंस में। अब अकरेंस में हम रेट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे मैंने एक रेटिंग दी है। तो मेरे एक रेटिंग देने के पीछे क्या उद्देश्य है? मेरे एक रेटिंग देने के पीछे ये उद्देश्य है कि जो हमारा वहाँ पे फेल्यूर होगा वो मुझे लगता है कि जो वेरी लो कंडीशन पे फेल्यूर होगा। जैसे क्राइटेरिया क्या है कि लाइकहुड ऑफ फेल्यूर और चांसेस ऑफ कितना फेल्यूर के हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि हमारा जो फेल्यूर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा थ्रू द प्रिवेंशन कंट्रोल, मतलब हमने जो यहाँ पे प्रिवेंशन कंट्रोल मेथड यूज़ किया है वो इफ़ेक्टिव है, हमारा इसी जगह पे इसी मेथड के थ्रू हमारा जो फेल्यूर है वो पकड़ा जाएगा और आगे नहीं पास ऑन होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेटिंग 1 दी है। तो इसी अकॉर्डिंग आप भी अपने रेटिंग यहाँ दे सकते हैं कि मुझे लगता है कि सपोज़ 3 देता हूँ या 2 देता हूँ तो इसमें क्या है कि 1 लाख में से एक चांस है कि यहाँ पर फेल हो जाएगा, तो वहाँ पर मैं 3 रेटिंग दूंगा। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि कंट्रोल क्या है। अगर सपोज़ कि ये यहाँ तक हमने पास ऑन कर लिया तो उसके बाद हमारा कंट्रोल डिटेक्शन क्या है, मतलब हमें पता कैसे चलेगी कि हमारा किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो हम इसको किस तरह से डिटेक्ट कर रहे हैं, मैनुअल चेक कर रहे हैं, रिसीविंग ले रहे हैं लॉट्स का और इनवॉइस और बिल के थ्रू इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अब जो ये मैनुअल चेकिंग पॉइंट है इसको रेटिंग करनी है मुझे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो डिटेक्शन मेथड है वो कितना कारगर है कि हमारा इस प्रोसेस में फेल्यूर होते होते हम यहाँ तक पहुँचे भी तो हम यहाँ पर फाइनली पकड़ पाएँ और अपने जो प्रोसेस है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो मैंने डिटेक्शन को रेटिंग दी है अपने कंट्रोल, जो हमारे यहाँ जो भी करंट का कंट्रोल डिटेक्शन है उसको मैंने रेटिंग 8 दी है। मेरा 8 देने रेटिंग के पीछे क्या उद्देश्य उसको समझेंगे कि सपोज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि क्राइटेरिया जो है डिटेक्शन के लिए 8 देने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 8 आ रहा है। तो 8 में समझते हैं क्या है कि फेल्योर मोड डिटेक्शन पोस्ट प्रोसेसिंग बाय ऑपरेटर थ्रू विजुअल और ऑडिबल मीन्स। तो यहाँ क्या आ रहा है कि जो भी हमारा डिटेक्शन मेथड है, अगर डिटेक्शन की जगह पर हमें कुछ फेल्यूर मिलती है तो वो हमारा इंसिडेंट होने के बाद हमें बाद में पता चलेगी जब हमारा वो पार्ट बन जाएगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पर 8 देना पड़ रहा है, क्योंकि हमें उसे मेरा जो प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे तुरंत ही पकड़ पाऊँ, कुछ टाइम लग जाएगा या फिर कुछ पार्ट बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको हाई रेटिंग दे रखी है कि ये जो केस है मेरे लिए ज़्यादा सीरियसनेस है। तो उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे कि आरपीएन नंबर क्या होता है। आरपीएन नंबर मैंने आपको बता रखा है पहले, यहाँ पे डायरेक्टली सीवियरिटी अकरेंस और डिटेक्शन का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो आपका आरपीएन नंबर हो जाएगा। अब सपोज़ यहाँ समझ लें कि आरपीएन नंबर तक हम पहुँच गए अपने एक प्रोसेस के अंदर में। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लगता है कि
एज आपका जो प्रोसेस है, टोटल कंपनी के अंदर जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है, आपको लग रहा है कि हमारा जो थ्रेशोल्ड है, हमारा जो सीमा है वो क्या है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है कि एज ए हिस्टोरिकल डाटा ऑफ माई फेलुअर इनसाइड द कंपनी। ठीक है, अगर मेरे कंपनी के अंदर में जो भी फेलुअर्स हुए हैं, जो कि कस्टमर के थ्रू चला गया या कस्टमर के पास चला गया है, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कि नहीं जाना चाहिए एज ए कस्टमर के पास में, तो उसकी हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर हम यहाँ पर अपने आरपीएन नंबर को सेट करेंगे कि हमें लगता है कि 100 से ज़्यादा अगर आ रही है, मुझे लग रहा है कि हमारा जो प्रोसेस है उतना ज़्यादा वास्ट नहीं है या फिर उतना क्रिटिकल नहीं है, तो मैंने अपने हिस्टोरिकल डाटा पर यहाँ पर आरपीएन नंबर सेट कर दिया कि अगर 100 से ऊपर आरपीएन आएगी तो हम क्या करेंगे, उस पर एक रिकमेंडेड एक्शन लेंगे, यानी हम दोबारा से एफएमईए करेंगे और रिकमेंडेड एक्शन ले करके उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से अपने सीवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन को रेट करके अपने आरपीएन नंबर को 100 से नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि अंडर कंट्रोल चल रही है सारी चीज़ें, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके लिए कोई ऐसी रेटिंग नहीं होती कि आप, अगर आपको कस्टमर बोलता है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं अपने इन हाउस सिस्टम के अनुसार। और याद रखिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना अपने हिस्टोरिकल डाटा पे कि आपका फेलुअर्स कितने हुए हैं, आपका कितना सीवियर केसेस हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए। और उसके साथ हमको यहाँ पे सीवियरिटी का, अगर हमने यहाँ पे कंडीशन और लगा रखी है कि अगर सीवियरिटी 9 है तो वहाँ पे हमें रिकमेंडेड एक्शन लेनी है, मतलब हमें दोबारा वहाँ पे चेक करना है, दोबारा हाई प्रायोरिटी रख करके उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो सपोज़ यहाँ तक हम पहुँच गए, हमने इस तरीके से एक प्रोसेस को कर लिया। अब दूसरा प्रोसेस को समझते हैं कि इसके बाद हमारा क्या है, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल में हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या फेलियर मोड्स मिल सकते हैं। रॉन्ग मटेरियल टैगिंग हो सकती है हमारे यहाँ पर, डैमेज पैकिंग हो सकती है ड्यूरिंग टू मूवमेंट, जो कि यहाँ पर होने के चांसेस हैं। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि रॉन्ग मटेरियल जो है उसमें अगर कुछ कंटेनमेंट मटेरियल मिल जाए, कंटेमिनेटेड मटेरियल मिल जाए जो कि प्रोडक्शन में चल जाए और काफ़ी हमारा जो पार्ट है वो डैमेज होने का या ख़राब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे उनका फाइनल प्रोडक्ट पे हमारा ये इफ़ेक्ट दिखेगा। इसको भी एज यूजुअल मैंने रेटिंग के अकॉर्डिंग 8 दिया है, जैसे आपको बता रखा है। क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे कर दिया कि यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगुलर सिंबल और यहाँ पे प्रायोरिटी के लिए 1 दिया कि हमारे लिए ये जो स्टेज है, प्रोसेस है, वो काफ़ी क्रिटिकल है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर नोटिफाई किया ताकि इस जगह पे हम ठीक तरीके से ध्यान रख पाएँ और से और बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएँ। अब आगे समझते हैं, आगे क्या है कि हमारा जो कॉज है वो क्या है फेलुअर होने के, रॉन्ग टैगिंग मेथड। सपोज़ कि ये जो फेलुअर हुआ है इसके पीछे का कारण है हम गलत तरीके से वहाँ पे टैगिंग कर रहे हैं और हमारे पास कोई मूवमेंट करने का कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम अपने स्टोरेज को किस तरीके से अपने आरएम को स्टोरेज की तरफ ले जाएं या मूव कर पाएँ, ये मान लेते हैं। उसके बाद हमारा इसका कंट्रोल प्रिवेंशन क्या है, तो इसको हम अभी करंट में कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। टैगिंग ऑफ मटेरियल जो है वो हमारा किस तरह से चेक हो रहा है, ग्रेड को चेक कर रहे हैं बैग के ऊपर और ट्रॉली के थ्रू हम इसको मूव कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अकरेंस में रेटिंग इसको 6 दी है। तो 6 रेटिंग देने के मेरे पीछे क्या इसका मतलब है, अकरेंस में हमने 6 दिया है कि ये 500 बार में से एक चांस है कि वो जो हमारा फेलुअर मोड है वो हो सकता है। ठीक है, यानी ये जो पोर्शन है हमारा, ये 500 में से एक बार जो ये चांस है कि ये दिक्कतें आ सकती है, तो मैंने या फिर मेरे को लगा कि मेरे हिस्ट्री में ऐसे 500 में से एक बार ये चीज़ें हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको रेट किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिटेक्शन मेथड हमारा क्या करंट का कि वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल टैग, हम जो मटेरियल उठा रहे हैं या फिर इशू करेंगे, हमने वहाँ क्या किया, वेरीफाई कर रहे हैं टैग से, जो कि हमारा जो पैकिंग जो है पॉलीवैक्स हो गया या फिर जो भी हम बैग्स यूज कर रहे हैं उसको इशू करने से पहले प्रोडक्शन को वेरीफाई करा के थॉरली चेक कराते हैं। तो कंट्रोल डिटेक्शन मेथड ये हो गया इस स्टेज के लिए। अब मैंने इस डिटेक्शन मेथड में इसको रेटिंग जो दी है वो 3 दी है। 3 देने के पीछे मेरा क्या मतलब है, डिटेक्शन में 3 देने का मतलब ये है कि हमारा जो फेलुअर मोड है वो स्टेशन पे ऑटोमेटेड कंट्रोल है, जो कि हमें इजीली डिटेक्ट हो पाएगा कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, कहाँ पे हमने चेक करना है, क्या क्या है। तो ये चीज़ समझने के साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारे सोर्स के पास ही डिटेक्ट हो जा रहा है, तो इसलिए हमें इसको 3 रेटिंग दी है। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते हैं कि 3 रेटिंग दे दिया। अब हम जो इसका RPN नंबर निकालेंगे, तो RPN नंबर देने के लिए हम जब इसका प्रोडक्ट करेंगे 8 इंटू 6 इंटू 3 तो 144 आ रहा है। तो 144 आ रहा है तो हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि 100 से एबव है 144। तो उसको हम क्या करेंगे कि हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा तुरंत। किस चीज़ के लिए? अपने इस दोबारा से इन सारे प्रोसेस को री-वेरीफाई करेंगे, यानी उस पर कुछ एक्शन लेंगे, रीचेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, ताकि जो हमारा ये RPN नंबर है वो 100 से नीचे चला जाए, ताकि हमारा प्रोसेस जो है वो और भी बेटर स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर एक्शन लिया अपनी टीम से डिस्कस करके, सी कोर टीम से, कि हम यहाँ पर बार कोडिंग स्कैनिंग कर देते हैं, जो कि ऑटोमेटेड मेरा जो यहाँ पे स्लिप है वो निकल के आए, यानी टैगिंग जो है ऑटोमेटिक हो जाए, वो कहीं हैंड राइटिंग या मैनुअल लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके बाद हम जब स्कैनिंग मेथड कर दिए, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होंगे, स्टोर, HOD वगैरह, जो भी इनके डिपार्टमेंट और डेट वगैरह मेंशन होंगे, टारगेट डेट, ये सारा फाइनल होने के बाद हमने वहाँ पर एक्शन ले करके ऑटोमेटेड सिस्टम लगा दिया और बैग्स जो है बारकोड स्कैन के थ्रू जाने लगा और स्टोर में स्टोरेज की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ क्या हुआ कि हमारे जो रॉन्ग टैगिंग मेथड है वो गलत होने से बच गई और वहाँ पर हमारा जो भी एज यूजुअल जो ग्रेड हमें शो करेगा उसी का वहाँ पर टैग जनरेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने ये रिकमेंडेड एक्शन लेने के बाद हम दोबारा से सीवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन को अपने रेटिंग देंगे अपने इस करंट मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो इन तीनों को मैंने इस तरीके से रेट दिया, मतलब हमारा जो वहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो चेंजेस दिख रहा है, सीवियरिटी हमारी होगी 4, पहले कितनी थी 8। तो 4 होने के पीछे क्या रीज़न था? 4 होने के पीछे ये रीज़न है कि हमारा जो क्राइटेरिया है, अब 100% जो प्रोडक्शन जो रन होगा वो ऐसा है कि रिवर्क सिचुएशन में आकर के और बिफोर वो जो प्रोसेस होने से पहले वो पता चल जाएगा। मतलब हम उसको ऐसे कंडीशन में पहुंच गए कि हम वो जो मटेरियल है उसको रिवर्क करा सकते हैं और बिना प्रोसेस के, मतलब वो आगे गलत माल बनने से पहले ही हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। इसी वजह से हमें लगा कि ये सीवियरिटी लेवल जो है, रेटिंग जो हमें 4 देना चाहिए। और अदर जो 2 हैं वो मुझे लगा कि ये कंट्रोल मेथड और ये चीज़ें सही हैं उसके अकॉर्डिंग, अपनी टीम के अकॉर्डिंग। तो अब हमारा क्या हो गया, RPN नंबर जो वो 72 आ गया, यानी 100 के नीचे चला गया। तो इस तरीके से हम FMEA को अपने यहाँ पर एनालाइज करते हैं और अपने प्रोसेस को बहुत ही बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, कुछ सीखने मिला हो, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।